हूँ डॉक्टर खलील और प्राइम इंस्टीट्यूट की जो वीडियो सीरीज़ है मुकालमा सबके साथ, उसमें आज हम निजकारी या प्राइवेटाइजेशन पे बात करेंगे। और हमारे गेस्ट मुइन बाटले हैं, आज हमारे साथ मेहमान हैं, मौजूद हैं। मुइन बाटले जो हैं उनकी बैकग्राउंड जो है वो इकनॉमिक्स की है, पब्लिक पॉलिसी की है। मुइन बाटले ने गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है और इसके साथ एकेडेमिया से बल्कि उनका ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है। तो हम मतलब अब मुइन साहब से कहूँगा कि आए हम थोड़ा सा निजकारी के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। और एक तो देखिए ना, हमारे यहाँ एक हैरानी ये होती है कि सब कोई करना चाहते हैं, मतलब अक्सरियत अगर आप कहें तो लोग इस चीज़ के हक़ में हैं कि भाई अब प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होती नहीं, हो नहीं पाती। इशू कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो हम ज़रा खुल के बात करेंगे इस चीज़ पे। जी मुइन साहब। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खलील। ये जी प्राइवेटाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल के लिए। और आप एक तरह जनरल आपने बात की कि जी सब ये करना चाहते हैं लेकिन ये हो नहीं पाती। लेकिन अगर पॉलिटिकल एंगल से आप देखें तो मैं समझूंगा कि पिछले कोई 10 साल से हम एक्चुअली ये करना नहीं चाह रहे। जो एक जी हाँ, मतलब देखें ना, एक पॉलिटिकल कंसेंसस था बाय पार्टिसान कि जी उस वक्त की जो दो पार्टीज़ थी, PMLN और PPP, तो वो प्राइवेटाइजेशन हो रही होती थी और गवर्नमेंट चेंज होती थी और प्राइवेटाइजेशन कंटिन्यूड रहती थी। और ये एक चीज़ समझी हुई थी कि जी ये प्राइवेटाइजेशन पे दोनों की का एग्रीमेंट है और ये चलती रहेगी, क्योंकि जो लार्ज ट्रांजैक्शंस हैं उनमें टाइम लगता है, प्रेपरेशन में टाइम लगता है। तो अगर ये कि गवर्नमेंट चेंज होने से अगर वो चीज़ रुक जाए तो फिर बहुत वेस्ट हो जाता है एफर्ट। तो ये फिर कोई 10 साल पहले रफली ये कंसेंसस जो है वो टूट गया। और मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से जो हमारी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें जो एक क्योस आया है और एक किस्म की कॉन्फ्रंटेशन ज़्यादा हुई है, उसकी ये कॉस्ट आप कह सकते हैं या एक नुकसान जो आया है मुख्तलिफ इकनॉमिक पॉलिसीज़ में भी और इस एक एरिया में भी। तो मेरे ख़्याल में ये एक वजह उसकी है। और लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जो टाइम है, क्योंकि उससे नुकसान, क्योंकि मैं तो उसका बड़ा सपोर्टर हूँ, प्राइवेटाइजेशन अगर सही तरह से की जाए तो वो एक ज़रूरत भी है, एक अच्छी चीज़ भी है। तो और ये जो टाइम है, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है, बड़े लॉसेस जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनके हो रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि इसको सिंसियरली रीस्टार्ट किया जाए। और कुछ थोड़े एफर्ट्स हो भी रहे हैं, लेकिन ये अभी भी प्रॉपर तरीके से रीस्टार्ट नहीं हुई या नहीं हो रही। अच्छा, आपने जो बात की है, चलें थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं हम। कि आपने कहा कि पहले कॉन्सेंसस ख़ास तौर पर जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, उनका डेवलप हो चुका था कि प्राइवेटाइजेशन, और मैंने भी देखा ये चीज़ें। तो कि जब PMLN तो है ही प्राइवेटाइजेशन के हक़ में। अच्छा, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती थी, ख़ास तौर पर 90s का जब हम देखते हैं, तो बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी और प्राइवेटाइजेशन फॉर द पीपल का स्लोगन चला करता था। तो ये कॉन्सेंसस बन गई। अच्छा, बाद में ये कॉन्सेंसस जो ब्रेक हुई है, आपने कहा कि एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन ज़्यादा हो गई दोनों पार्टियों में। तो थोड़ा सा इस पे आप ज़रा कुछ हमें, मतलब एक समझने के लिए कि भाई वो एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन होने से जो पॉलिटिकल पोजीशंस थी उनकी, दोनों पार्टियों की एक ही पोजीशन हो गई थी ना, प्राइवेटाइजेशन के हक़ में थे। तो वो फ़र्क कैसे आया, क्यों ये हुआ, या तो किस तरह हुआ? एक तरह से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो जो मैकेनिज़्म था पॉलिटिकल, क्या हुआ क्या उसमें? थोड़ा सा जी मैं एक दो चीज़ें बैकग्राउंड की अगर बता दूँ। एक तो मैं क्या वजह है कि मैं इतना स्ट्रांगली फील करता हूँ, या मेरे लिए प्राइवेटाइजेशन क्यों, मुझे उसमें इतनी दिलचस्पी है और क्यों मैं उसको इतना अहम समझता हूँ। तो एक वजह उसकी ये है कि मैंने इसको प्राइवेटाइजेशन को दोनों साइड से देखा है। एक वो उसका मतलब ये कि एक तो होती है ना जी गवर्नमेंट जो एक प्राइवेटाइज करना चाह रही हो, तो एक उसकी साइड होती है। फिर एक जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, वो एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शंस पे, तो एक वो साइड होती है। तो मेरी फ़र्स्ट जॉब सिटी बैंक के साथ थी और
90s, ये 90s का टाइम, और नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हुई और डीरेगुलेशन भी हुई। तो उसमें हमने गवर्नमेंट को एडवाइज़ किया, और उसके बाद मैं कुछ अर्सा वर्ल्ड बैंक के साथ भी रहा उनके प्राइवेटाइजेशन डिपार्टमेंट में। तो हमने गवर्नमेंट साइड पे भी एडवाइस किया, और श्रीलंका में मैं फिर था कोई 1-1.5 साल, उनका प्रोग्राम डेवलप किया। तो एक तो ये वजह है कि मेरी उसमें क्यों मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट है और मेरी जो वाबस्तगी रही है। अच्छा, दूसरा ये हुआ क्या, मैं समझता हूँ कि एक क्लैरिटी थी इकोनॉमिक साइड पे उस वक्त की जो दोनों पार्टीज़ थी, कि जी क्लैरिटी कि जी हमें करना क्या है। जब इकोनॉमिक प्लान प्रपोजल वगैरह बनता था, जब इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टोज बनते थे, तो उसमें क्लैरिटी होती थी। फिर बीच में जो मुशर्रफ साहब का टाइम था, उसमें भी काफ़ी प्राइवेटाइजेशन हुई है, लेकिन वो एक तरह से एक ज़ाहिर डिसरप्शन था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो डिसरप्शन था। और उसके बाद फिर जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वापस आई, तो उसमें फिर चीज़ें डिफरेंट थी, क्योंकि उसमें फिर एक मुख्तलिफ टाइम था। दुनिया में भी वो फोकस नहीं रहा। ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जी दुनिया में क्या हो रहा हो। 90s का टाइम ये था कि जी दुनिया में बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, ठीक है ना जी। हाँ, वर्ल्ड बैंक भी बड़ा उसको, और IMF भी उसको बड़ा इनकरेज कर रहे थे। जो हम उनसे कोई लोन लेते थे, तो जो सारी कंडीशंस थी उनमें ये कि जी ये प्राइवेटाइजेशन आपको रिज्यूम करनी है, ये सारी कंडीशंस हैं, वो उसमें बहुत ही मोटा मोटा लिखा होता था। तो हुआ ये कि बहुत से कंट्रीज़ ने प्राइवेटाइजेशंस कर ली। हम जो थे, हमने स्टार्ट तो अच्छा लिया, लेकिन फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। तो जो बहुत से, जैसे अर्जेंटीना है, बहुत से कंट्रीज़ ने, यूरोप में भी, ईस्टर्न यूरोप, तो जब प्राइवेटाइजेशंस हो गई तो वो ग्लोबल इंटरेस्ट चला गया, ख़त्म हो गया। तो वो ग्लोबल साइड से भी वो हालात नहीं थे। और फिर जब 2013 में जब एक तरह से गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिज्यूम होती है, तो फिर हालात डिफरेंट थे। फिर जैसे आप कह सकते हैं CPEC एक प्रायोरिटी थी, और उस वक्त बस टाइम डिफरेंट था, और वो एक कंसेंसस टूट गया, क्लैरिटी टूट गई। गवर्नमेंट्स ने, फिर पार्टीज़ ने ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब उन्होंने किया कि जी हमें इससे फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, तो उन्होंने वो नेगेटिव निकला। हालांकि मैं समझता हूँ कि वो एक गलत कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था। अगर सही तौर पे ये किया जाता तो वो ये रियलाइज़ करते कि ये पॉजिटिव ही चीज़ है। बिल्कुल, मतलब उलट होना था उसके बाद। हाँ जी। और क्योंकि मैं श्रीलंका में जो मैंने टाइम गुजारा, वहाँ भी बड़ी ऑपोजिशन थी, और प्राइवेटाइजेशन हमने बिल्कुल ही फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया था। तो वहाँ हमने बड़ी सिस्टमैटिकली इसको मतलब मैनेज किया, और हमने ये देखा कि जो फ़ायदा है इसका, जो जैसे कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको इसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है अगर ये प्रॉपर्ली की जाए। और अगर एम्प्लॉयज़, अगर यूनियंस हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर इससे डर रहे हैं कि जी हमारी जॉब्स चली जाएंगी, तो नंबर्स में वो कम हैं। और उनको भी अगर एश्योरेंस दे दी जाए, क्योंकि एक्चुअली ये वेस्ट में अलग मतलब इक्वेशन होता है, और यहाँ अलग, वो इस तरह से कि जी यहाँ क्योंकि लेबर कॉस्ट लोअर हैं, तो एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट की जो कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जो अगर बायर्स बाहर से भी आ रहे हैं, तो वो तैयार होते हैं कि वो एक कोई गारंटी दे दें कि हम जी ले ऑफ्स नहीं करेंगे, या करेंगे तो ओवर टाइम करेंगे, या वो जो एक क्या होता है पैकेज, गोल्डन पैकेज, जो मैं नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, जी गोल्डन हैंडशेक, जी वो उसका ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और वहाँ जैसे टेलीकॉम की प्राइवेटाइजेशन थी, तो पूरी हमने वहाँ एक श्रीलंका में कैंपेन की, और यूनियंस को हमने कन्विंस कर दिया कि वो इसको सपोर्ट करें।
और वो फिर उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया और ये प्राइवेटाइजेशन हुई भी, उनकी प्लांटेशंस की भी हुई, बहुत सारी उनकी प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल हुई। तो यहाँ भी उसी तरह से ये किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इतनी ऑपोजिशन नहीं होनी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लोग कुछ गलत चीज़ें सोच रहे हैं, ये चीज़ पब्लिक स्पेस में डिस्कस ही नहीं हो पाई। अच्छा, ये आपने जो श्रीलंका की मिसाल बताई, वहाँ का जो एक्सपीरियंस था आपका, अच्छा मैं थोड़ा सा देखता हूँ अगर, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे यहाँ जैसे यूनियंस हैं या और कंसर्न जो तंजीमें बनी हुई हैं, कुछ लेफ़्ट के ग्रुप हैं जी और कुछ NGOs हैं जो इस चीज़ की प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत करती हैं। तो हमारे यहाँ तो इनके साथ एक डायलॉग करने की बिल्कुल कोई रिवायत नहीं रही, ख़ास तौर पर इस पे। मतलब अगर फ़र्ज़ करें जैसे PIA है, अब PIA के जो एम्प्लॉइज़ हैं, PIA की यूनियन हैं और उससे कंसर्न और लोग भी जो समझते हैं कि भाई ये नेशनल एक फ्लैग कैरियर है और ये है और ये वो है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, तो उनके साथ डायलॉग करने की तो कोई रिवायत हमारे यहाँ मौजूद नहीं। इस इशू को एक तरह से पब्लिक लेवल पे एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की गई है हमारी, या है ऐसी कोई कोशिश? देखें जी, मुझे याद पड़ता है कि क्या एक पावर प्रोड्यूसर कंपनी थी, नेशनल पावर शायद, जो प्राइवेटाइज हो रही थी और उसकी ऑपोजिशन थी उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में। जी। तो वहाँ हमने, मुझे जो याद है कि उसको हमने फोर्स से हैंडल किया था कि हमने वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस बुला ली थी और उनको जो यूनियन के जो प्रोटेस्ट नहीं पाकिस्तान अच्छा। और वो एक मुझे याद पड़ता है कि उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था और सराहा गया था कि अच्छा हाँ जी देखें ये कितना कैसे हैंडल हो गया। जी। तो ये आप सही कह रहे हैं कि वो डायलॉग, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल होता है बात करना, डायलॉग, ज़ाहिर है आपको दूसरी साइड सुननी भी पड़ेगी, इसमें एक डिफरेंट स्किल सेट है जो हमारी, आप एक तरह से कह सकते हैं हमारी सोसाइटी में ओपन माइंड रखना, दूसरे की बात सुनना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिक्लाइन होती जा रही हैं। ये कम से कम ऐसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू वायलेंस चीज़ें जो हैं वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व क्या मतलब, रिएक्ट उस तरह करते हैं। सही है। फिर जो क्राइसिस की सिचुएशंस होती हैं उसमें डायलॉग करने के हवाले से हमारे यहाँ कोई इस तरह के एक्सपर्ट लोग भी मौजूद हैं। जी। लेकिन ये हमारी जो यूनियंस हैं, एक तो ये यूनियंस भी हमारी 70s में एक ये रुझान आया कि जो यूनियंस में जो लीडरशिप है वो वर्कर्स से नहीं होती थी, वो बाहर से होती थी। ठीक है ना जी। इसने यूनियंस को काफ़ी ख़राब किया, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है उनका फिर प्योर पॉलिटिकल एजेंडा होता है, उनकी वाबस्तगी भी नहीं होती उस कंपनी से, फैक्ट्री से। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि जी चीज़ें इतनी पोलिटिसाइज हो गई। पॉलिटिक्स मैं नहीं समझता कि कोई नेगेटिव चीज़ है। पॉलिटिक्स तो एक तरीका है, डेमोक्रेसी वो बदनाम हो गई है, उसको बदनामी से निकालना है। तो अब देखिए हमारी जैसे यूनियंस भी हैं, तो जैसे PIA में तो जी एक पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड यूनियन होगी, तो एक PMLN से एफिलिएटेड। तो ये इतना मुश्किल हो जाता है कि अगर आप हर जगह, और स्टूडेंट यूनियंस में भी यही बात है, जो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई हैं, जो कि मैं समझता हूँ वही बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि वो ख़त्म है। तो ये चीज़ें चेंज होनी है मेरे ख्याल में। ये रिविज़िट हो सकता है। डायलॉग, पहले तो बात होना इस पे डायलॉग हो, इसको बस एक टैबू टॉपिक ना बनाया जाए इस पे। अब ये किस तरह से बात शुरू होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो अगर कुछ एफर्ट्स कर भी रहे हैं तो उसके बारे में वो ज़्यादा बात नहीं करते, वो चुपके कुछ चीज़ें करते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सीक्रेट काम हो रहा होता है ना। जी, आपकी बात सही है। यहाँ पे हमारे प्राइवेटाइजेशन को एक तरह से पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था। उस पर खुलकर गुफ्तगू होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ सिर्फ ये होता है कि पोजीशंस ली जाती हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट आ जाती है, जैसे फ़र्ज़ करें प्राइवेटाइजेशन कमीशन बन गया और वो बताता है, खबर आती कि जी हमने फ़र्ज़ करें जी PIA को प्राइवेटाइज़ करने के लिए कंसल्टेंट हायर कर लिए और हम एक
वैल्यूएटिव स्टडी करवा रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, वो ख़बर आ जाएगी और उस ख़बर के बाद उस पर पोजीशन आनी शुरू हो जाएगी, उसकी मुखालफत शुरू हो जाएगी, PIA के अंदर से, PIA के बाहर से वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं इस तरह। अच्छा, थोड़ा सा एक साइड ट्रैक हो जाती है गुफ्तगू, लेकिन मैं यहाँ पे आपने जो जिक्र किया था ना, तो जो हमारे यहाँ के ट्रेड यूनियनिज़म रहा है, अच्छा वो सीधी सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़ा रहा। अच्छा, अगरचे अब जो स्टूडेंट्स यूनियन की आपने बात की, इस वक्त है नहीं, लीगली वो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मौजूद हैं वो, आपको भी पता है, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ही जुड़ी हुई हैं। तो एक जो बात हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस तरह कहा जाता है कि वो एक तरह से प्रेशर ग्रुप्स भी हैं। अच्छा, उन्होंने इसी तरह समझें कि जो जहाँ पे जैसे मुख्तलिफ हैं, PIA है, स्टील मिल्स है, रेलवेज़ हैं, या और दूसरी जो सरकारी इदारे हैं, उसमें उन्होंने अपनी ट्रेड यूनियंस बनाई हुई हैं और वो भी एक तरह से प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए यूज़ करती हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बनी हुई है उनकी वो, और यही स्टूडेंट्स यूनियन के साथ भी होता था। बिल्कुल। तो बल्कि मेरे एक दोस्त थे बैंक में, और वो बताते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो बताते थे एक बहुत मशहूर लेबर लीडर थे, कराची से ताल्लुक़ था उनका, एक बैंक के थे वो, और उनकी करप्शन की जब कहानियाँ अखबारात में आई थी तो आदमी हैरान हो जाता था। अच्छा, उन्होंने एक बड़ा वो कहा था उसके बारे में ना, फिर एक टर्म बना दी थी, उन्होंने कहा था कि ये लेबर लीडर नहीं है बल्कि लेबर लॉर्ड हैं ये। अच्छा। तो पूरे उस फिनोमिनन को उन्होंने एक टर्म में जो है कैद कर दिया था। अच्छा, वापस आते हैं इसके जो प्राइवेटाइजेशन का इशू है, पाकिस्तान में जो एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपने जो बात शुरू की थी वहीं से, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन जब उनके दरमियान होती है, तो एक तो मुझे लगता है उसका मैकेनिज़्म ये बनता है, क्योंकि आप फ़र्ज़ करें नून लीग पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और नून लीग ख़िलाफ़ है, नून लीग अगरचे प्राइवेटाइजेशन के हक़ में है, लेकिन वो इधर उधर से कुछ ना कुछ उसकी मुखालफत शुरू कर देंगे अगरचे, और नून लीग हुकूमत में होगी तो पीपल्स पार्टी ज़्यादा खुल के मुखालफत करती, क्योंकि बहरहाल थोड़ा सा अगर हम कहें तो जो नून लीग है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राइट लीनिंग है और ये लेफ़्ट लीनिंग, पीपल्स पार्टी ज़्यादा लेफ़्ट लीनिंग पार्टी है, तो वो पोजीशन उनकी और है भी इसी तरह का थोड़ा सा बना हुआ है। पीपल्स पार्टी जो वो समझती है कि शायद ये जो इस तरह के सेक्शंस हैं, जैसे कभी लेबर है या और दूसरे इस तरह के जो नीचे की क्लासेस हैं, थोड़ा सा उनको वो एक तरह से एफिलिएट उनके साथ एफिलिएशन रखती है या वो उसके साथ एफिलिएशन रखते हैं। तो पॉलिटिकल पोजीशंस, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जब हुकूमत में आती हैं चेंज कर लेती हैं, जब वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहती हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो फिर वही मुखालफत शुरू कर देती हैं। तो क्या ये ऐसा कुछ हो सकता है कि इनसे पूछा जाए, इनसे कहा जाए कि भाई आप एक पॉलिटिकल पोजीशन तो बनाएं ना अपनी, या किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं आप? अच्छा जी, मेरा कुछ थोड़ा सा इसमें ख़्याल ये है कि आजकल जो पॉलिटिकल जो फ़िज़ा है ना जी, और जो एक हकीकत है, वो चीज़ें इतनी मतलब इतने मुश्किल हालात हैं कि मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिसीज़ जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गई या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे भी आप अगर जितना भी एफ़र्ट करें, तो ये तो भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो एक तरह से एक बहुत ही क्राइसिस का शिकार है ना जी, ठीक है आजकल। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी कुछ हमें करना है कि जी प्राइवेटाइजेशन पे मतलब फोकस हो और उसको एक तरह से आगे बढ़ाया जाए, तो ये जो सारी बातचीत है, डिस्कशन है, ये एक तरह से सिविल सोसाइटी आप कह लें या पब्लिक स्पेस में मेरे ख्याल में वो बेहतर है कि जी वो उसमें हो। और फिर ये दुआ ये है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक नॉर्मलिटी की तरफ आए, और जब वो इंशाल्लाह आ जाता है तो फिर ये चीज़ें उनसे एंगेजमेंट ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आजकल तो मतलब ये एक्सपेक्ट भी करना कि कोई सीरियसनेस या फोकस के साथ ये बात होगी, मेरे ख्याल में ये अनरियलिस्टिक है। तो जी ये उधर मेरे ख्याल में जाना बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन ये ऐसा ही है आजकल। और अगर हम ये ज़ाहिर है एक हमारा वो ये हो सकता है कि रिएक्शन के जी वो हम डिनाइल में हों कि जी हम ये जितनी भी चीज़ें मुश्किल हैं हम कहें नहीं ऐसा नहीं है, वैसा भी नहीं होना। आई थिंक रियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए, और जो चीज़ें हैं उनको तस्लीम करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी फोकस बनाना चाहिए।
अच्छा, जो आप ये बात कर रहे हैं, अच्छा मैं थोड़ा सा देखता हूँ, मुझे बाज़ औक़ात हैरानी भी होती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह बिहेव कर रही होती है ना। अच्छा, ऑन द सरफेस यूँ लग रहा होता है कि बड़ी एनमिटी है, बड़ी हॉस्टिलिटी चल रही है। जिस तरह के वो टीवी चैनल्स पे बयान आते हैं, जलसों में जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, दोनों तरफ से होती है, अखबार वाले जिस तरह उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के सामने लाते हैं। अच्छा, यूँ लगता है कि जैसे बड़ा कुछ, लेकिन फिर कहीं हो रहा होता है कि भाई अंदर मिल भी रहे हैं, वो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है, तो दोनों ये पोस्चर चल रहे होते हैं उनके। अच्छा, मुझे एक चीज़ इससे और ये याद आती कि जो आपने बात की थी कि जब पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन बढ़ी तो उनका वो कंसेंसस जो था प्राइवेटाइजेशन पे दो बड़ी पार्टियों का, वो एक तरह से पीछे चला गया या ख़त्म हो गया, जब कॉन्फ्रंटेशन बढ़ी। हाँ जी। तो अच्छा, मुझे याद आता है कि जब 2010 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, हाँ जी, तो अगरचे उसमें प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं हुई थी, लेकिन एक कंसेंसस वो बड़ी ही, मतलब वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल कंसेंसस की डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल। अच्छा, वहीं से वो चीज़ें चली थी आगे आके ना। ठीक है, उसमें दोनों मतलब पार्टियों की तरफ से मुख्तलिफ तरह की पॉलिटिक्स होती रही है, कुछ ब्रीच भी होती रही उस चार्टर की, लेकिन आज जब कुछ साल हो गए हैं, बल्कि मेरा ख्याल है अब 2 साल तकरीबन होने लगे हैं कि एक तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात शुरू हुई है, अगरचे पहले भी होती रही थी, लेकिन अब फिर ज़्यादा शद्दोमत से वो बातचीत हो रही है कि भाई पार्टियों को मिल के एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए। इसका मतलब है एक दफ़ा फिर सारी हॉस्टिलिटी, सारी कन्फ्रंटेशन के बावजूद उनके जहनों में कहीं है कि भाई हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए। लेकिन ये वो हैं जो अंडर करंट्स चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल हाँ जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा, और दूसरे जो लीडर हैं उनके, अच्छा इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के दूसरे लीडर जो वो भी सब कह रहे हैं, और इसके अलावा भी जो पार्टी हैं वो भी बात करती हैं, सिविल सोसाइटी भी बात करती है, सारे ही करते हैं। तो एक ब्रॉड मतलब ब्रॉडर कंसेंसस इस चीज़ पे मौजूद है कि भाई हाँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक साइन होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे यूँ मतलब ये प्राइवेटाइजेशन वाला जो इशू है, मुझे बिल्कुल ये लगता है, और इसमें एक रे ऑफ होप नज़र आती है कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी का एक बड़ा नुक्ता, एक बड़ा पॉइंट ये हो सकता है, आए भी एग्री करें इस पे, ठीक है, इस पे एग्री कर लेते हैं हम कि भाई ये हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है। अच्छा, और जब कोई होगी, फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, मतलब फेडरेशन में या फेडरल गवर्नमेंट बनती है उनकी, और या नून लीग की बनती, कोई पार्टी बाहर रह के मुखालफत नहीं करेगी, पार्लियामेंट के अंदर मुखालफत नहीं करेगी, सेनेट में मुखालफत नहीं करेगी, या प्रोविंशियल असेंबलीज़ में कोई रेजोल्यूशन उसके अगेंस्ट नहीं पास की जाएंगी। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए ना जी, अब 2013 में चले जाएं तो शुरू में वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट शुरू हुई जी, ठीक है ना जी, शुरू में वहाँ प्राइवेटाइजेशन भी हो रही थी, ठीक है जी। फिर ये जो 13 to 18 जो पीपल्स पार्टी की जो सॉरी मैं शायद आई थिंक 2008 to 13, ठीक है ना जी, ये पीपल्स पार्टी, ठीक है ना जी। तो शुरू में प्राइवेटाइजेशन हो रही थी। फिर ये हुआ, जो मुझे जो याद पड़ता है कि 2000 जो उनकी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द गवर्नमेंट जब कॉन्फ्रंटेशन ज़्यादा होने लगी, तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन की पेस भी रुक गई। और फिर ये कि जब 2013 to 18 जब PMLN की गवर्नमेंट आई, तो फिर एक कॉन्फ्रंटेशन का समा था, ठीक है ना जी। और जब कॉन्फ्रंटेशन का जब समा फिर होता है, तो फिर आप जो भी आपको चीज़ मिले जिसको आप हथियार बना सकें उसको आप बना देते हैं, जो हाथ में उठा के मार देते हैं, तो वो इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन, तो वो भी हथियार के जी ये देखें फैमिली सिल्वर बेच रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो कॉन्फ्रंटेशन में वो चीज़ उस तरह से ख़त्म हुई। अब आजकल जो है मैं ये समझता हूँ कि बात तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी वगैरह की हो रही है, और एक और जो चीज़ है बज़वर्ड जो आजकल जो आप सुनते हैं वो जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना जी। तो ये जो वो जनरल बाजवा की थ्योरी जिस वक्त से चलना शुरू हुआ है ना। अच्छा, अब ये आपने बिल्कुल सही, आपको जो माइंड में जो आपको रिमाइंडर आया, तो ये एक्चुअली एक्सटर्नल टू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये फोकस डाला जा रहा है कि जी अच्छा वो पैराडाइम या स्टोरी ये है, नैरेटिव ये जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी देखें पॉलिटिक्स में कॉन्फ्रंटेशन और मिसमैनेजमेंट और करप्शन वगैरह की इंतहा हो गई,
जी। और टू मच पॉलिटिक्स हो गया। अब सही रास्ता ये है कि पॉलिटिक्स 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 ना हो, थोड़ा पॉलिटिक्स को साइड में रखें और जियो इकोनॉमिक्स और इनको लाएं। तो ये तो एक एक्सटर्नल चीज़ है, वो इस टाइप की, वो कि जी अच्छा क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं तो उनको खड़ा करके अटेंशन पे और उनको डिसिप्लिन करें और फिर सही लाइन पे लाएं उस टाइप की चीज़ है। तो थोड़ा ये अंदर से नहीं आ रहे, क्योंकि पार्टीज तो जी एग्जिस्टेंशियल उनको अपनी थ्रेट है, मतलब तो सबसे बड़ी जो पार्टी है हमारी आजकल वो बिल्कुल ही चैलेंज्ड है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल में, और दूसरी पार्टीज़ में भी डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं। तो ये तो जी एक बहुत ही एबनॉर्मल टाइम है, और मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस टाइप के टाइम से हम गुजर रहे हैं। बहुत सारी प्रोग्रेस जो हमने की, हम रिवर्स में चले गए, तो हमें वो वापस आके वो ग्राउंड कवर करना है। और फिर ये कि एक्चुअली जो मतलब जो डेमोक्रेट बिल्ड, अब देखें ना, डेमोक्रेसी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल उनको स्ट्रॉन्ग होना है, उनको क्लियर। अब ये बात आपने पहले की थी, ये बहुत ज़रूरी बात है कि जी पार्टी की आइडियोलॉजी, फिलॉसफी कि जी है क्या, जी कि जी पीपल्स पार्टी की क्या है, पीटीआई की क्या है, पीएमएलएन की क्या है, वो क्लियरली बताएं। और वो डिस्टिंग्विश होनी चाहिए एक से दूसरे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोचें यार एक जैसे ही सब कुछ एक जैसा ही है। ठीक है जी, वो बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, शेड्स है ना, मामूली सा फर्क है। तो वो ये कि वो ज़रूरी है, स्ट्रेंथनिंग ज़रूरी है, इंटरनल डेमोक्रेसी ज़रूरी है सब पार्टीज़ की। और फिर ये कि जब वो पार्टीज़ अच्छी तरह ऑपरेट कर रही होंगी, जो कि पार्टीज़ को खुद ही करना है, सिटीजन्स को करना है, सिटीजन्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व हों। अब ठीक है, ये क्राइसिस टाइम है, इसका हल यही है कि इसमें वो इंगेज हों। भाई ये एक मुल्क की सलामती की बात है, और ये पहले फिक्स हो, और फिर ये जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ वगैरह पे काम करना, किस तरह करना है, ये एक थोड़ी बात की बात आती है। और फिर दूसरी, IMF देख लें, हम इतने डिपेंडेंट हैं, तो जाहिर है कि वो जो रेकमेंड करेंगे, वो जो पॉलिसीज़ देंगे, अक्सर वो हमारी बेहतरी के लिए भी होती हैं। हमें ऐसा ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए कि हम कहें जी IMF की हर चीज़, लेकिन हमारे पास स्पेस तो कम है ना जी, चॉइस तो कम है, हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि हमें वो मानना ही पड़ेगा। तो उस किस्म की सिचुएशन में हम हैं। बट ये पब्लिक, ये तो थोड़ा चलेगा 2-3 साल, कुछ भी होता है तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस चलेगी, और पॉलिटिकल क्राइसिस सबसे ज़्यादा। इन द मीन टाइम मैं समझता हूँ कि आपने जैसे एकेडेमिया का भी मेंशन किया था, वहाँ ये डिबेट हो, पब्लिक स्पेस में हो, हमारे अखबारात में ये चीज़ अभी तो कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुताबिक नहीं है ऐसा। अच्छा, एक चीज़ जो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई जो प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी है, उस पर पब्लिक में डिबेट नहीं हुई, नहीं लाई गई वहाँ पे। तक जो NGOs वाले भी कभी कुछ करते हैं, कुछ लिखते हैं, उसके बारे में कोई रिपोर्ट बनाते हैं या कोई एक्टिविज़म करते हैं, तो वो एक तरह से इन अपोजिशन होता है। जब प्राइवेटाइजेशन कमीशन या कोई भी एंटिटी जो इस प्राइवेटाइजेशन के लिए बनती है, वो कुछ करने का काम उठाते हैं, कोई बीड़ा उठाते हैं, तो वहाँ से उधर से वो शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मीडिया भी जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो एक टॉक शो करवा देते हैं। अच्छा, लेकिन चलें, वो तो उनका चॉइस है, लेकिन मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी प्राइवेटाइजेशन को, निजकारी को कभी एक पॉलिटिकल इशू बना के लोगों में लेके ही नहीं गए। मतलब अब भी आप देख लीजिए कि इस वक्त जो जिस तरह की भी इलेक्शन कैंपेन चल रही है, उसमें किसी पार्टी ने ये बात नहीं की। कहीं अंदर उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिक्र आ गया होगा, लिख दिया होगा, ठीक है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा, जबकि ये एक तरह से इलेक्शन का मौका ऐसा होता है कि जब तमाम लोगों ने अपनी आँखें, कान, अपने जहनों को बिल्कुल खोला होता है, बहुत रिसेप्टिव होते हैं और वो सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें फैसला करना है कि उन्होंने वोट देना है या नहीं देना है, या अगर देना है वोट तो किसे देना है। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में तो देखिए ना, मेरा हमेशा जो स्टैंस रहा है, मैं मतलब एक तरह से जिम्मेदारी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे डालता हूँ। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। दैट इज़ वाई मैंने उन्हें कहा कि ये प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं, प्रेशर ग्रुप पावर गेन करने के लिए।
अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, आपने सही कहा। जी। अब ये सही आप कह रहे हैं कि पार्टीज जो हैं वो ये चीज़ इसकी बात नहीं कर रही और ये चीज़ सामने नहीं ला रही, ठीक है ना जी। अच्छा, अगर वो नहीं ला रही तो एक आइडिया ये है कि जो जैसे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं या सिविल सोसाइटी हो गई, वो एक प्रपोजल, सिटीजन्स प्रपोजल आप कह लें जी, सिटीजन्स प्रपोजल ऑन प्राइवेटाइजेशन कोई भी ग्रुप लाए, ठीक है ना जी, और वो कहे कि जी ये हमारा प्रपोजल है और हम चाहते हैं, हम उस सारी जो मेन पार्टीज हैं उनके पास जाएं, उन्हें कहें जी हम आपको ये प्रपोज कर रहे हैं और आप जो है इस पे रिस्पॉन्ड करें और हम ये डॉक्यूमेंट करेंगे कि जी इस प्रपोजल पे आपका क्या रिस्पॉन्स है, और अगर आप हमसे हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो हम ये भी नोट कर लेंगे कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे, ठीक है। और बाय द वे वो जो दूसरी पार्टी है, हम उनके पास गए थे और उन्होंने हमारी बात सुनी थी, उन्होंने रिस्पांस दिया था, तो आप ये सोच लें कि जब ये चीज़ बाद में मीडिया में आएगी तो फिर आपका शुमार उन पार्टीज में से होगा जो बात ही नहीं सुन रहे या जो रिस्पांस नहीं दे रहे। तो ये एक मेरे ख्याल में एक किस्म का पीयर प्रेशर का टाइम है, इलेक्शन से पहले यही टाइम होता है, पता नहीं 22 दिन रह गए कि जितने भी हैं, तो उसमें ये हो सकता है। अच्छा, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि देखें थिंक टैंक्स में प्राइम जब से बना है उस वक्त से प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। प्राइम ने मेरा ख्याल है उतना ज़्यादा काम शायद पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया होगा जितना प्राइम इंस्टीट्यूट ने या दूसरे थिंक टैंक के इपरी, उन्होंने भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम किया। अच्छा, बहुत से स्कोर कार्ड भी है, वो रिपोर्ट कार्ड देते थे पार्टीज को, आपको याद हो। अच्छा, फिर जो मतलब इंडिविजुअल जो एनालिस्ट हैं या राइटर्स हैं वो भी उन्होंने भी लिखा है इस पर और बहुत काफ़ी मज़ामीन छप चुके हैं। दूसरे लोगों ने भी बात की है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी। इतनी बात तो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी नहीं की है, ना उस पर फोकस किया उन्होंने, ना आपस में कोई मीटिंग्स की। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं ये भी प्राइम इंस्टीट्यूट का एक बना हुआ है इस तरह का प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, बल्कि हम कर रहे हैं। जैसे वो ज़्यादा उसका मतलब स्कोप उसका थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी में और चीज़ें भी शामिल हैं, उसमें टैक्स रिफॉर्म जैसे शामिल हैं, टैक्सेस को लो करने की बात भी शामिल है, प्राइवेटाइजेशन भी शामिल है और बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन चले सिर्फ प्राइवेटाइजेशन पे बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, मतलब मैंने इसलिए कहा था कि जिम्मेदारी तो असल में पॉलिटिकल पार्टीज़ की बनती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी भी जो असल इश्यूज़ हैं उन पे पॉलिटिक्स नहीं करती हैं। तो थोड़ा सा हमें मतलब थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा ब्लेम उन्हें देना चाहिए। थिंक टैंक्स तो ये काम कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, प्राइम इंस्टीट्यूट बिल्कुल ये करना चाह रहा है, पॉलिटिशियंस के साथ इंगेज कर रहे हैं, हम जाके बात कर रहे हैं। उसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो उसमें प्राइवेटाइजेशन की बात भी शामिल होती है। अच्छा, इसमें जैसे ये आप सही कह रहे हैं कि ये हो रहा है, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ चीज़ें सही अप्रोच नहीं है जिस वजह से इतनी सक्सेस मैं थोड़ा सा ब्लेम सब पे डालूँगा, इंक्लूडिंग थिंक टैंक्स, ठीक है ना जी। अच्छा, ये जो थिंक टैंक्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, डिप्लोमेट्स हो गए, मीडिया अनफॉर्चुनेटली अपने अपने बबल्स में ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना जी। अब जैसे थिंक टैंक्स हैं, वो रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं या पब्लिकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जी सेमिनार्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उसमें लोगों को बुला रहे हैं, गवर्नमेंट से भी लोगों को बुलाते हैं, पार्टी से बुलाते हैं, अक्सर नहीं आते, मायूस हो जाते हैं कि जो हो नहीं आए। लेकिन वो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इतनी कोशिश नहीं होती कि एक्चुअल पार्टीज़ की जो अपर जो मतलब मैनेजमेंट कह लें या जो ड्राइविंग जो एक लेयर होता है स्टीयरिंग कमेटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वहाँ तक पहुँच उनको किसी तरह से इंगेज किया जाए और उन तक पहुँचा जाए और उनके साथ एक इंगेजमेंट और एक डायलॉग हो। अब मेरे ख़्याल में ये रिसर्च प्रोड्यूस करने और वर्कशॉप्स वगैरह करने से बात नहीं बन रही, तो कुछ मुख्तलिफ करना पड़ेगा। तो एक तो ये, दूसरा ये कि अब जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि जी इलेक्शन जैसे हो गए तो हमारी नेशनल असेंबली है, तो उसमें कमिटीज़ भी होती हैं, ठीक है ना जी। तो अब उनको अक्सर मतलब सपोर्ट नहीं होती उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एबिलिटी नहीं है
कि वो चीज़ों पे फोकस कर सकें और उनकी जैसे लेजिस्लेशन पे बैकग्राउंड रिसर्च कर सकें, तो वो एक मतलब तरीका है कि जी एक कमेटी है, उसको आप सपोर्ट करें ताकि फिर वो कमेटी एम्पावर हो और वो अपना काम करे। जी तो इस किस्म की चीज़ें कुछ मुख्तलिफ करना पड़ेगा। अभी देखें, मैं भी ये थिंक टैंक्स और इंक्लूडिंग प्राइम और फिर हमारे ये इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप भी है, तो ये नया है, इसमें हम थोड़ा मुख्तलिफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी हम अपने उस बबल से नहीं निकल पा रहे। अच्छा, ये जो आपने बात की है, मैं खुद ये समझता हूँ, बल्कि अभी अली सलमान जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्राइम इंस्टीट्यूट के, वो और मैं हम एक सेनेटर से भी मिले थे और बिल्कुल सेम बात हमने उनके सामने रखी। हमने उन्हें कहा भाई हम हाजिर हैं, हमारी सर्विसेज, आप किसी इशू पे, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स का इशू है, प्राइवेटाइजेशन का इशू है, टैक्सेस का इशू, आप हमें बुलाएं, हम आपको आके एक ब्रीफिंग देंगे। हाँ जी। अच्छा, लेकिन देखिए ना, अब उन तक हम रसाई हासिल, आपको पता है रसाई हासिल करना भी मुश्किल होता है। जी। और दूसरा बात ये कि क्या उन्हें ज़रूरत भी है हमारी, एक ये इशू भी बन जाता है। तो ये एक तरह से यकीनन जो एक फ़ासला है, उस फासले को किसी न किसी तरह से ब्रिज करना पड़ेगा। कैसे होगा, यकीनन मुश्किल काम है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और, जो अब ये जैसे आपने कहा था, अपनी एक ये आइडिया आपने पेश किया, एक मेरे भी जहन में चीज़ है थिंक टैंक्स के बारे में, और मैं कुछ इस पर बात करता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ, कि जैसे एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, और पब्लिक इंटेलेक्चुअल की डेफिनेशन ये की जाती है कि ऐसा इंटेलेक्चुअल जो असल में पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, जिसके मुखातिब जो हैं वो लोग हैं, ना वो गवर्नमेंट है, ना कोई और है, ना कोई और है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट है यहाँ की, उसमें थिंक टैंक्स जो हैं, इसीलिए जैसे आपने भी कहा कि इफ़ेक्टिव नहीं होते। इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि थिंक टैंक का एक पब्लिक फेस सामने नहीं आता है। तो मैं मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि थिंक टैंक्स को एक तरह से उन्हें पब्लिक थिंक टैंक्स होना चाहिए, उन्हें अपना फेस एक चेंज करके पब्लिक को एड्रेस करना होगा। जो पब्लिक एक तरह से देखें, पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं, हमने अभी तक थिंक टैंक्स ने कोशिश की है कि जो जैसे प्राइवेटाइजेशन वाला मामला है, अच्छा जी, गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी में, रेगुलेशंस में, उनकी जो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसमें कहाँ क्या खामी है, क्या रुकावट है, क्या लूप होल है, क्या चीज़ है, या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि तेज़ी के साथ प्राइवेटाइजेशन हो सके। हम एक तरह से वी आर हेल्पिंग आउट द गवर्नमेंट, लेकिन हमें थोड़ा सा अगर इसी इशू को लेके हम पब्लिक को भी एड्रेस करें कि प्राइवेटाइजेशन अगर नहीं होती तो लोगों को क्या नुकसान हो रहा है उसका, मेरे ख्याल में शायद इस पे बहुत कम लिखा गया होगा या बहुत कम बात हुई होगी। सही है, सही। नहीं, आप सही कह रहे हैं। इसमें देखें, कुछ वजूहात हैं मेरे ख्याल में कि चीज़ें इस तरह से होती हैं। एक तो मैं समझता हूँ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि थिंक टैंक्स एक तरफ से काम भी चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो फिर जो अगर क्रिटिसाइज़ करना है गवर्नमेंट पॉलिसी को या खुल के बात करनी है, तो वो डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में तो एक मुख्तलिफ़ किस्म के थिंक टैंक्स हैं। कुछ जो हैं वो जो जिनका बिजनेस मॉडल इतना ये ऐसा नहीं है, तो वो फिर ज़्यादा ओपन क्रिटिसिज्म करते हैं। जिनका ऐसा है तो वो फिर थोड़ा लो प्रोफाइल रखते हैं। तो लेकिन एक चीज़ मैं चाह रहा था, क्योंकि हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक दो चीज़ें हम मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ चले जाएं, क्योंकि ये एक मौका है इस पे रोशनी डालने का। तो प्राइवेट चलें, अभी तो जैसे प्राइवेटाइजेशन पे उस तरह का फोकस नहीं हो रहा और एक पब्लिक स्पेस में बात नहीं हो रही, लेकिन अगर ये होने लगे तो क्या वो चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए। इन माय ओपिनियन, मैं क्या समझता हूँ, तो उसमें दो तीन चीज़ें मैं कहना चाह रहा था। एक तो ये जी, देखें, प्राइवेटाइजेशन के लिए स्पेशली अगर जैसे पब्लिक यूटिलिटीज़ प्राइवेटाइज हो रही हैं, जो पब्लिक सर्विसेज जो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं वो कंपनीज हो रही हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और रेगुलेटर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। सही। और ये 90s में हमने इस तरह ये जर्नी शुरू की थी कि जी पूरे सेट ऑफ रेगुलेटर्स बनाए थे, लेकिन वो फिर चीज़ बीच में ही रुक के रह गई। रेगुलेटर्स बंद तो गए, लेकिन वो स्ट्रेंथन नहीं हो सके, और वो कैप्चर फ्रॉम टाइम टू टाइम वो कैप्चर हो जाते हैं बाय गवर्नमेंट और बाय डिफरेंट लाइन मिनिस्ट्रीज़, और बाद दफ़ा बिल्कुल ही डिसम्पावर हो जाते हैं। तो ये एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि देखें ना जी, प्राइवेटाइजेशन
मतलब बहुत मुख्तलिफ किस्म की प्राइवेटाइजेशंस हैं, ठीक है ना जी। एक तो आप ये इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जैसे सिटीजन्स को, आई थिंक हमारी ये कॉन्वर्जेशन भी थोड़ी हो चुकी है पहले, कि जैसे ईस्टर्न यूरोप में कि जी आपने सिटीजन्स को शेयर्स दे दिए, राइट, और आपने समहाउ ओनरशिप जो है आप जल्द अज जल्द चाह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट से वो चल शिफ्ट हो जाए और वो सिटीजन्स के पास आ जाए या प्राइवेट एंटिटीज़ के पास आ जाए। और एक फिर ये होती है कि जी जो बिजनेसेस हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है, जो लोकल प्राइवेट सेक्टर है जैसे पाकिस्तान में, वो आगे आए और वो एंटिटीज़ ख़रीदे और वो मेजॉरिटी स्टेक्स उसमें उनको उनमें ख़रीदे और वो उनको रन करे। और एक फोर्थ ये हो गया कि जी बाहर से भी लोग आएँ, या तो वो अकेले ख़रीद लें मेजॉरिटी स्टेक्स और वो रन करें, या वो इन पार्टनरशिप विद लोकल्स मेजॉरिटी स्टेक्स ले लें और रन करें। अच्छा, अब मेरा अपना ये ओपिनियन है कि देखें, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी ट्रेडिशन है। पाकिस्तान एक बेसिकली मार्केट इकोनॉमी, बिजनेस मतलब जिसमें एक डायनामिक बिजनेसेस जो हैं वो फ्लरिश उन्होंने किया है, जैसे 60s में 50-60s में कर रहे थे, 70s में चैलेंजेस आए। तो विद दैट बैकग्राउंड, और हमारा स्टॉक एक्सचेंज भी पहले से है, ठीक है ना जी, तो हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते जहां हमें कोई इस किस्म का ड्रास्टिक मेजर लेना चाहिए कि जी सिटीजन्स को डायरेक्टली कर दें। क्योंकि हम दो अगर आप लें कि जी दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, मेरे ख्याल में एक ऑब्जेक्टिव तो प्राइवेटाइजेशन का ये मेन होना चाहिए कि जी जो कंपनीज हैं वो बेहतर मैनेज हों, ठीक है ना जी। अच्छा। अभी जिस तरह गवर्नमेंट से अगर वो मिसमैनेज हो रही हैं और गवर्नमेंट जो है वो इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को, तो अगर ये एक ऑब्जेक्टिव है कि बेहतर मैनेज हो, तो अगर सिर्फ वो हो जाएगा ट्रांसफ़र, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी टू सिटीजन्स, तो इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो हालात वर्स हो जाएं, क्योंकि जहाँ एक मतलब रूडिमेंट्री किस्म की मैनेजमेंट थी, अब ये है कि वो बिल्कुल सिटीजन्स के पास वो ओनरशिप आ जाएगी और फिर एक किस्म का क्योस होगा और उस क्योस के बाद शायद कुछ स्ट्रक्चर निकल सके, ठीक है ना जी। तो वो एक ऑब्जेक्टिव सर्व नहीं होगा। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट से अगर ओनरशिप हटनी है तो एक दूसरा ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो मेरे ख्याल में गिवन पाकिस्तान का बैकग्राउंड और हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहा है, ट्रेडिशन है, तो ये प्राइवेट एंटिटीज़ को आगे आना चाहिए और ये इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ज़ाहिर है इसमें कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह का भी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, और ये कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहले बनाना, स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, और फिर बाहर से भी मेरे ख़्याल में हमें ओपन होना चाहिए कि बाहर से भी इन्वेस्टर्स आएँ और इन पार्टनरशिप करें। और एक आजकल एक थोड़ा सा मतलब ट्रेंड कह लें या थिंकिंग ऐसी कुछ लोगों की है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट, हमारी जो रजीम है वो कुछ ज़्यादा ही ओपन है, कि हम अलाउ करते हैं कि जी 100% तक आके जी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर सम फ्यू रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स, और फिर प्रॉफिट भी आप पूरा रिपैट्रिएट कर सकते हैं। तो फिर दूसरे मुल्कों का एग्जांपल दिया जाता है कि जैसे इंडिया को ले लें, और तो जी वहाँ ऐसा नहीं है, हमें भी ऐसा करना चाहिए कि जी हमें जॉइंट वेंचर की शर्त लगानी चाहिए और हमें जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की शर्त लगानी चाहिए। तो मैं एक्चुअली उससे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी स्ट्रेंथ है, ये उस टाइप की चीज़ है कि ठीक है इसमें डेंजर तो है कि आप मतलब पैसे जो हैं वो इन्वेस्टर्स बाहर निकाल लेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन ये हमारे ऊपर है। अगर यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हों, बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छी हो, तो वो इन्वेस्टर्स पैसे वो तो और पैसे लाएंगे, ठीक है ना जी। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका इस्तेमाल करना
कि ना जी टांग बांध के नहीं जी पैसे आप इधर ही रखें, हाँ। इससे कुछ ये एक मार्केट प्रिंसिपल्स के वैसे भी खिलाफ है। नहीं, और फिर जी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी अगर इसकी शर्त लगाई जाए तो उससे नहीं होता। ये जब उसका इकोनॉमिक सेंस बन रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ। तो जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जी दूसरों के एग्जांपल्स देख के, अब हर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो कामयाब होती हैं। तो हमें बहुत आजकल एक रविश आई भी है कि जी चेंज सारी चीज़ें चेंज कर दें, तो वो हमें केयरफुल रहना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको रखना चाहिए। हाँ, नहीं आपकी बात ये सही है, बल्कि आपने कहा ना स्ट्रेंथ है, मैं कहूँगा कि एक तरह से ये वीकनेस भी है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर हम नहीं कर सकते। इंडिया की मार्केट, इंडिया का जो समझें एक तरह से पूरा स्टेटस उसका, और फिर हमारा उसमें बड़ा फ़र्क है। हम जिस स्टेज पे हैं हमें तो उस पर रह के देखना है कि भाई हमें तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, उनको इंसेंटिव्स देने हैं। उसमें हम कर सकते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि जैसे मतलब फ़र्ज़ करें वो 100% अगर उनको अपना प्रॉफिट जो है वो ले जा रहे हैं, तो अगर उन्हें ये नज़र आएगा कि भाई 100% में से 10% हम यहाँ दोबारा री इन्वेस्ट कर दें, बिल्कुल चलें जी हम 50% और यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी लें, लेकिन वो बिज़नेस सेंस उनकी अगर बनेगी तो करेंगे ना, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं करेगा इसको चीज़ को। अच्छा, मुझे याद आता है अहमद फराज का शेर, और बड़ा ही ज़बरदस्त शेर है यहाँ पे। अच्छा, हमारी मुतालबात ऐसे होते हैं ना, हम समझते हैं कि हम कोई दुनिया के पता नहीं कोई बड़े कैरिस्मेटिक किस्म का मुल्क है और सबको आके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और हमारी शराइत पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मसलन यूँ समझ लें कि हम ये भी चाहते हैं कोई हमें कर्जा दे आके और हमारी शराइत पे कर्जा दे आके, तो भाई इस तरह क्यों ले लिया आपने। LNG हम लाते हैं तो हम अपनी शराइत पे लें, भाई इस तरह नहीं होता। तो अहमद फराज का शेर ये है कि एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पर तकरार भी करते हो ख़रीदार के साथ। भाई जहाँ पे आप मौजूद हैं, जहाँ पाकिस्तान मौजूद है, जहाँ जिस स्टेज पे जो हाल है यहाँ का, जो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट, जैसे पाइट की स्टडी के मुताबिक तकरीबन 70% गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है, वहाँ कोई आके क्यों इन्वेस्ट करेगा? जो आके इन्वेस्ट कर रहा है शुक्र करें उसने इन्वेस्ट किया है, बिल्कुल, बजाय इसके कि आप उसके पीछे पड़ जाएं। जी। तो ये यकीनन हमारे यहाँ एक इशू मौजूद है, और इसी से मैं कहूँगा थोड़ी सी अच्छा बड़े हमारे इम्पल्सिव एटीट्यूड्स भी मौजूद हैं, क्योंकि एक कंसिस्टेंट थिंकिंग नहीं है चीज़ों के बारे में, और उसमें बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं हमारी थिंकिंग में। मतलब हमारी से मुराद ये कि जैसे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की थिंकिंग, NGOs की थिंकिंग, लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन जो है उनकी थिंकिंग, अच्छा मीडिया है उसमें जो लोग बैठे हैं, एनालिस्ट बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, उनकी थिंकिंग, अच्छा फिर और जितने भी हमारे यहाँ के ओपिनियन सर्कल्स हो सकते हैं उन सब की थिंकिंग बड़ी इम्पल्सिव है, और उसमें कहीं ये हमारे जहन के अंदर बैठा हुआ है वही जो मैंने बात की कि हम कोई बड़े ख़ास लोग हैं, तो सबको आके ना हमें सर तस्लीम खम करना चाहिए हमारे सामने, और जो कुछ हम चाहते हैं वो उस तरह करना चाहिए उन्हें ना। वैसे बाय द वे मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा इससे इस तरह से डिसएग्री करूंगा कि हम जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर को देख लें जी, तो यहाँ काफ़ी वेंचर कैपिटल जो फंड्स हैं उनकी नज़र है, और यहाँ मेरे ख्याल में 1-2 साल पहले एक ऐसा ईयर था कि काफ़ी पता नहीं 300 या 400 मिलियन डॉलर्स आए थे वेंचर कैपिटल के। तो और मैं फिर इन फंड से मेरा क्योंकि थोड़ा स्टार्टअप्स वगैरह की मैं एरिया में रहा हूँ, तो इनसे कांटेक्ट मेरा रहता है। तो फंड्स तो यहाँ आए में हैं, मतलब प्रेजेंस उनका है, और वो बहुत एक कड़ी नज़र रख रहे हैं और वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एक चीज़ जो उनको वो रोक रही है कि वो कहते हैं कि जी लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने हाथ रोका हुआ है, तो ज़रूर कोई वजह होगी। हम तो ये कल्चर सोसाइटी उस तरह नहीं समझते जिस तरह लोकल समझते हैं। अब अगर लोकल्स जो हैं वो रुकें तो हम भी रुकें, तो वो आए हुए तो हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं समझता हूँ हम इंडिया बांग्लादेश से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो ये कि यहाँ मार्केट सीकिंग इन्वेस्टमेंट बहुत आता है कि जी वो भाई 2.5 मिलियन लोग हैं, तो ओहो जी ज़बरदस्त मार्केट है और ये मार्केट प्रोटेक्टेड भी रहती है, तो बस इसमें घुस जाओ
यहाँ चीज़ें बनाओ और इन्हीं को बेचो। और अगर वो चीज़ें सेकंड स्टैंडर्ड की, थर्ड रेट भी होंगी, तो क्योंकि इतना प्रोटेक्टेड कंट्री है, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है, वो तो बेचारे खरीदेंगे ही। ठीक है ना जी। तो ये मार्केट सीकिंग इन्वेस्टमेंट आती है, हालांकि आनी चाहिए। ठीक है, ये भी सारी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, कुछ ओवरनाइट तो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, लेकिन अगर एफिशिएंसी सीकिंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कि जी ओहो ये देखें जी ये जगह है पाकिस्तान, यहाँ ये बनाने की जगह है, यहाँ जाएं, यहाँ मैन्युफैक्चर करें, इनकी मार्केट भी बड़ी है, वहाँ टेस्ट भी हो जाएगा, ट्राई भी हो जाएगा, उनको भी बेचें, लेकिन फिर रीजन को बेचें, दुनिया को बेचें। तो ये इसमें हमें आना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि लिंकेजेस जो हैं ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, तो अब जैसे बांग्लादेश और इंडिया भी, और ख़ास तौर पे रिसेंटली बांग्लादेश, वो वहाँ ये होता है कि वहाँ बैकवर्ड लिंकेज ज़्यादा है मेरे ख़्याल में, कि जैसे वहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ आता है और उसमें वो वैल्यू ऐड करके वो आगे भेजते हैं। और यहाँ ये ज़्यादा ये होता है कि हम रॉ मटेरियल बेचते हैं और वो कहीं और जाके उसमें वैल्यू ऐड होती है और वो फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें ये जो बांग्लादेश वाला मॉडल है, इसकी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। और जाहिर है फिर ये टैरिफ्स क्या हैं, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, प्रोटेक्शन क्या है। अच्छा, जो आपने जॉइंट वेंचर्स वाली बात की है, उसमें जब लोकल इन्वेस्टर को बाहर के इन्वेस्टर देखते हैं, सीधी सी बात है, वो उन्हें देखेंगे भाई ये तो लोकल हैं, तो इनको तो ज़्यादा पता है, ठीक है ना। तो उनकी जो सेंसिबिलिटी है वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, और वो हम जानते हैं हमारे यहाँ जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो लॉन्ग टर्म होता ही नहीं है। यहाँ पे इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा मौजूद है। एक जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, अदरवाइज हर चीज़ के लिए ज़रूरी, वो है प्रिडिक्टेबिलिटी। हमारे यहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। मतलब 8 तारीख को अगरचे इलेक्शन होने, हमें सबको पता है, और वो सब मतलब अक्सर लोग बता भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बता रहा है होने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक वो खदशा से मौजूद है कि पता नहीं होने के नहीं होने हैं। तो ये चीज़ जो क्रिएट कर दी जाती है चीज़ों के बारे में, तो यकीनन वो फिर किसी के भी पाँव जमने नहीं देती। लोकल इन्वेस्टर जो है, सीधी सी बात है, जब एक बाहर के इन्वेस्टर देखेंगे कि लोकल इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो हम क्यों करें फिर जाके वहाँ पे। अच्छा इसी पॉइंट पे इसका एक पॉजिटिव एंगल है। ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं एग्री करता हूँ, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। इसका पॉजिटिव एंगल ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है बहुत अरसे से, ठीक है ना जी। कंटिन्यूसली चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हम सरप्राइज होते हैं। सही। तो अब यहाँ जो लोग हैं वो जाहिर है यही एनवायरनमेंट है जिसमें उनको ऑपरेट करना है, तो वो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी को डील करने के जाहिर है उनको स्किल सेट उन्होंने बिल्ड किया है और वो उससे डील करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है। और तो जो बाहर से जो लोग आते हैं, एटलीस्ट उनको ये पता है कि भाई ये वही वाली बात है कि जैसे आप मैराथन आपको भागना है ना, तो आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पे जाके आप ट्रेनिंग करेंगे ताकि आपकी उस ऑल्टीट्यूड के मुताबिक आपकी लंग्स जो हैं वो क्लाइमेटाइज हो जाएं। तो फिर जब आप उस पे सी लेवल पे आएंगे तो आप तो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वो एक तरह से ये आप ऐसे समझ लें कि हम एक ऐसे जिम में हैं जिसमें हम बहुत हैवी वेट्स उठा रहे हैं। तो हमारी हालत तो ख़राब हो रही है, लेकिन मसल भी बन रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ना डिफर करूंगा कि जो स्किल सेट हमने लर्न किया है, जो अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट है, उसमें जो चीज़ लर्न की जा सकती है वो है हुकूमत के साथ जुड़े रहो। अच्छा, ठीक है ना, स्टेट के साथ जुड़े रहो, पता रहे अंदर से क्या हो रहा है, अंदर खाने क्या हो रहा है, अपनी चीज़ें उनके साथ जोड़ के किसी तरह एक कम्प्लिसिटी पैदा कर लो, देखते रहो और अपने मुताबिक चीज़ें करवाते रहो और उनके मुताबिक कुछ करते रहो थोड़ा सा। लेकिन मुझे तो लगता है कि इसमें एक नेगेटिव स्किल सेट हमने लर्न किया है। आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये एक मॉडल है और ये थोड़ा सा पुराना वाला मॉडल है कि जी जितना आप रहेंगे और जो रेंट सीकिंग आप करेंगे तो आप फिर हैंड आउट्स डोल आउट्स आप मांगेंगे और वो आपको मिलेंगे, तो आप ज़बरदस्त चलेगा काम। अच्छा, दूसरा मॉडल ये है कि आप ऐसी स्पेस में ऑपरेट करें जहाँ स्टेट का कम से कम दखल हो, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए समाओ ग्लोबल लिंकेजेस बना के आप ऐसी अपनी एक स्पेस बना लें जिसमें स्टेट का कम से कम दखल हो और आप पूरी दुनिया में आप
पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान में लोकेटेड हैं, लेकिन वो रेलेवेंसी उसकी कम से कम होती जा रही है कि कोई कहाँ भी लोकेटेड है। और फिर ये कि फाइनेंशियली भी मतलब इससे नुकसान भी होता है कि टैक्स रेवेन्यू नहीं पकड़ पाता कंट्री। लेकिन ये हकीकत है कि मुख्तलिफ तरीके हैं कि जी आपके वो रेवेन्यूज़ भी आप उन जगहों पे ले जाते हैं या इस तरह से आप कलेक्ट करते हैं कि वो स्टेट के वो टैक्स में नेट में ना आए। तो ये एक दूसरा तरीका है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कोरियन कंपनी थी, तो वो एक ऐसे सेक्टर में थे, मैं नाम नहीं लेता, कि जहाँ स्टेट का बड़ा दखल था। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ से सेक्टर से निकल आए और उनके सीईओ ने कहा जी हमने तौबा की है, हम ऐसे सेक्टर में हम नहीं जाएंगे और हम दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं जहाँ स्टेट का सबसे कम दखल है, हम जाना चाह रहे हैं। तो उनका ये एक तरीका था। लेकिन आप बहुत से लोग हैं जो आप तरीका बता रहे हैं, वो भी बहुत से, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्डर वे है। अब ये जो सारी टेक्नोलॉजी और ये जो फ्रीलांसर्स, तो खैर इंडिविजुअल, एक फ्रीलांसर्स का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरह से वो एक कामयाबी भी है कि इंडिविजुअल्स ये सारा मतलब कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से एक ये नाकामी भी है हमारे इंस्टीट्यूशंस की कि क्योंकि हमारी कंपनीज के स्ट्रक्चर्स इतनी अच्छी तरह से बन नहीं सकते और वो कंपनीज प्रॉस्पर नहीं कर सकती, तो इस वजह से ये लोग एज इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। तो ये चलें, ये भी एक अच्छा स्टार्ट है, लेकिन होना ये चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो कि आईटी कंपनीज को इतनी सपोर्ट मिले और इतनी उनके लिए इतनी अच्छी इन्वायरमेंट हो कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये जो फ्रीलांसर्स हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, वो उसमें उस स्टेज पे जाएं। देखिए विश ही कर सकते हैं कि ऐसा हो। हमें पता है कितने सारे इनिशिएटिव जो हैं पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन वो इनिशिएटिव बाहर जाके, क्योंकि यहाँ की जो एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है और जो गवर्नमेंट की एनवायरनमेंट है सारी, मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, उसमें वो नहीं कर पाते, ऐसा ना। अच्छा, एक बात जो बड़ी इंडिया वाले खुद भी अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा हम भी अप्रिशिएट करते हैं और अक्सर अप्रिशिएट करते हैं, वो देखें जी अमेरिका में जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनी जिस वक्त बनी हुई हैं, उनका को जो हेड है और ये है वो सब इंडियन। मैं उसे दूसरी तरह देखता हूँ कि भाई ये इंडिया में क्यों नहीं बन सके वो कुछ, ये भी सवाल पैदा होता है ना। देखिए ना, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बहरहाल मैटर करती हैं। इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसने क्या वहाँ पे एनवायरनमेंट दिया है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है वहाँ का, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, क्यों बाहर जाके बने। लेकिन बहरहाल इंडिया में इसमें मैं मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यू पर आप कंप्लीट कर लें, बस और ऐड कर दूँ इसमें कि वो जो है कि लेकिन इंडिया के अंदर भी हुई हैं चीज़ें। अमेरिका गए हैं लोग और वहाँ से आ गए वो यहाँ पे, और आके जिन्हें हम कहें ना, तो इंडियन जो यूनिकॉर्न्स बैठे हैं इस वक्त इंडिया में। और अगर आपने भी देखा होगा यकीनन वो शार्क टैंक जो इंडिया का आता है टीवी पे, मतलब हैरान कुन है। और वो वही चीज़ है कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट वो उन्होंने वो चीज़ें की हैं वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और आपने जो कहा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि एक मजबूरी के एनवायरनमेंट में पॉजिटिव स्किल सेट कैसे बन सकता है, कुछ चीज़ें निकाल लेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो कोरियन कंपनी थी, तो वो ऐसे सेक्टर में जहाँ जो हेवीली रेगुलेटेड था या गवर्नमेंट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी, उससे निकल के वो वहाँ चले गए जहाँ गवर्नमेंट की प्रेजेंस कम थी। अच्छा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रेजेंस कम है सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है ना, कितनी गुंजाइश होगी कि किया जा सकता होगा। देखिए कपल ऑफ थिंग्स, एक तो ये कि मैं थोड़ा सा आपको मैं क्यों पाकिस्तान वापस आया, एक इससे लिंक्ड है ये, ठीक है ना जी? हाँ बताइए आप। अच्छा जी, तो एज एन एंटरप्रेन्योर सबसे ज़्यादा क्योटिक, सबसे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक खासी क्योटिक जगह जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी अनसॉल्व्ड हों, वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक तरह से वो एक हेवन है, क्योंकि जितने प्रॉब्लम्स हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर ये कि जो एक क्योटिक जगह होती है या जहाँ आप स्ट्रक्चर इतना नहीं है, और अगर आपको कुछ भी करना है तो उसका सोचना आपको है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट सारा कुछ आपको खुद करना है, तो ये एंटरप्रेन्योर इंटरेस्टेड ही इसमें होता है। ठीक है जी। अगर आप एक जैसे यूएसए में वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वहाँ मतलब एनवायरनमेंट है, तो वहाँ आपको इतनी खुला वो फील्ड नहीं मिलती टू ऑपरेट, और अक्सर आपको विद इन अ सर्टेन स्ट्रक्चर ऑपरेट करना होता है।
ठीक है जी, तो उस तरह से अट्रैक्टिव। और दूसरा ये कि आप वो सैचुरेशन की बात कर रहे थे, सही, जैसे फूड सेक्टर ले लें फॉर एग्जांपल, ठीक है ना जी, वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें वो थोड़ा सा वो भी है, इंसुलेटेड भी है इकोनॉमिक, बल्कि जब डाउनटर्न होता है तो लोग ज़्यादा ही खा रहे होते हैं टेंशन में, तो वो उसमें काफ़ी लोग फूड सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं जो इसी में जा रहे हैं। और वो भी एक मतलब अच्छी बात है कि हम उसमें सोफिस्टिकेशन आ रही है, लेकिन हमारे जो दूसरी जो लाइट इंजीनियरिंग और जैसे ऑटोमोबाइल्स और ये जिसमें यहाँ एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग हो, वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। तो सही कह रहे हैं आप, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक तरह से तो जहाँ भी जिन सेक्टर्स में मतलब जो अट्रैक्ट कर सकते हैं, जहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम है, वहाँ इन्वेस्टमेंट आए, लोकल भी लोग इन्वेस्ट करें। लोकल मैं तो समझता हूँ कि बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं जब यहाँ, ठीक है, रियल एस्टेट में देखें, एक ये लॉजिकल चीज़ भी है कि लोग क्यों रियल एस्टेट में ज़्यादा जाते हैं कि भी उनको उन्होंने बड़ा फ़ायदा हुआ है, उनको उन्होंने वेल्थ क्रिएट हुई है। पूरी दुनिया में रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होती है और यहाँ भी हुई है, और यहाँ भी वेल्थ क्रिएट की उन्होंने, दुबई में भी इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट हुई है। बट इसके दो नुकसानात हैं। एक तो ये कि अगर बहुत ज़्यादा फोकस ये रियल एस्टेट की तरफ जाए तो जाहिर है फिर ये मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर एक बहुत निगलेक्टेड, मैं समझता हूँ कि अगर एग्रीकल्चर पे ही हमारा फोकस हो जाए तो ये एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को निकाल सकता है, एक एक्सपोर्ट्स निकाल सकती हैं, एग्रीकल्चर निकाल सकता है फ्रॉम द डोल्ड्रम्स जो अभी हैं। तो दूसरा नुकसान एक तो ये कि डाइवर्जन हो गई सारा का सारा कैपिटल, और अगर वो सिर्फ लैंड में चला गया तो वो तो बिल्कुल ही फंस गया कि आपने जी प्लॉट्स खरीद लिए या आपने लैंड खरीद लिया और वो लैंड पड़ा हुआ है ना, उसमें जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो दैट्स द वर्स्ट। और फिर उससे दूसरा नुकसान जो ये है कि जी वो लैंड जब महंगा होगा आपको तो फ़ायदा होगा, लेकिन बिजनेसेस को नुकसान है। जब उनको लैंड लेना है या रेंट करना है तो उनको महंगा पड़ रहा है। अगर वो बहुत ही महंगी जगह है तो वो क्यों ना सस्ती जगह में जाके करें, वो पाकिस्तान में क्यों करें। तो ये दोनों नुकसान हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से सोचनी होंगी। ये, और मैं तो समझता हूँ कि अच्छा, दो जो मैं बात कर रहा था कि पैरेलल ट्रैक्स कि जी, एक तो आप इंडिविजुअली और गवर्नमेंट की सॉर्ट ऑफ स्पेस के बाहर जितना ऑपरेट कर सकें मैक्सिमम करें। मैं समझता हूँ ये रियलिस्टिक है, ये सेंसिबल है, क्योंकि मैंने भी देखे नहीं, गवर्नमेंट में भी काम किया हुआ है, तो जितनी एनर्जी आप डालते हैं तो जो रिजल्ट है वो कम ही निकलता है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वो आपकी खिंच जाती है। साथ साथ गवर्नमेंट को भी इम्प्रूव होना है, ठीक है ना, इसका कोई हल ही नहीं है। तो वो लोकल लेवल पे भी, प्रोविंशियल फेडरल लेवल पे भी गवर्नमेंट को इम्प्रूव होना है। तो इन दोनों ट्रैक्स पे काम करें कि फिर उम्मीद इसकी है कि 2 साल 3 साल बाद जब गवर्नमेंट इम्प्रूव हो जाती है और वो ये चीज़ें बेहतर करने लगते हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब थोड़ी मैं आपको एक इम्प्रूवमेंट की एक एग्जांपल दे दूं। मैं कराची में था तो मैंने गाड़ी एक जगह पार्क की तो वो लिफ्ट हो गई वहाँ से ना जी, तो पार्किंग अभी से वहाँ मैंने नहीं देखा था, नो पार्किंग का साइन। तो फिर जब मैं वहाँ गया पीडी पुलिस स्टेशन में, वहाँ मैं उसको लेने गया तो उन्होंने कहा जी अच्छा ये 500 रुपये जी इसका वो है लिफ्टिंग चार्जेस हैं, और मेरे ख्याल में 820 रुपये जो है वो इसका फ़ाइन है, चालान है, तो 1320 ये बनते हैं, तो ये आप दे दें। और जो मैंने दिए ना, उन्होंने कुछ उससे, अच्छा बाहर जो लोग खड़े थे वो कुछ और कहते हैं जी हम आपको हेल्प करते हैं, लेकिन वो मैंने कहा नहीं जी मैं खुद देख लूँगा जाके, मैं काउंटर पे ज़रूर जाऊँगा। तो उन्होंने वो लिए पैसे और वो उन्होंने पॉस्ट टाइप की एक पॉइंट ऑफ सेल किस्म की, जैसे वो क्रेडिट कार्ड नहीं, उस किस्म की मशीन थी, तो उन्होंने उसमें वो सारा कुछ इनपुट किया। उसमें से 3 चीज़ें मिली, एक तो चालान की कॉपी 2 कॉपीज़ मिली, एक मेरी थी, एक वो उनकी थी। उन्होंने कहा जी एक कॉपी आप दे दें, एक आप अपने पास रखें, सारा कुछ ऑफिशियल, सारा कुछ सिस्टम्स में, और कुछ उन्होंने नहीं लिया ऑन टॉप ऑफ दैट। और ये कराची में, सिंध में, जो मतलब
काफ़ी बदनाम, एक तरह से लोग कहते हैं ये बहुत हालात हैं ख़राब, हाँ। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। तो अब ये एक बड़ी इम्प्रूवमेंट है, एडवांसमेंट है कि जी ठीक और है। वैसे इस तरह की ना इम्प्रूवमेंट लाहौर में भी हो चुकी है। अच्छा, ज़बरदस्त, वो तो पहले हुई थी, कराची में तो अभी हुई। हाँ, मुझे हंसी आती है इस हाँ जी, हाँ इम्प्रूवमेंट पे जी, हाँ वैसे जी। ना अच्छा। कि वो मोटरसाइकिल का चालान करते हैं ना ट्रैफिक अच्छा, पुलिस अच्छा, वाले, हाँ जी, वार्डन जो है हाँ लाहौर जी, में, हाँ तो अच्छा वो कहते हैं अच्छा जी ये 200 रुपये आपका जुर्माना है, तो आप ये कैश का नंबर या ये नंबर इस पे भेज दें आप अभी, तो चले जाए, बात खत्म हो गई। खैर, आपको वो तो कहीं और जाके अच्छा हाँ। नहीं है, इसमें करप्शन पॉसिबल नहीं है। मैं हाँ। मतलब ये नहीं कि किसी पर्सनल नंबर पे जा रहा हो बकायदा, क्योंकि आपको हाँ, फिर मैसेज आ सही है, जाता है अगर पर्सनल पे नहीं जा रहा फिर सही मैसेज है। हाँ, कहाँ गया है वो। सही। तो यकीनन ये टेक्नोलॉजी जी, से जी, चीज़ों जी, को जी, जी। थोड़ा सा किया जा सकता है हाँ, इम्प्रूव। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ जो हम बात कर रहे थे ना, और मुझे ख्याल आया कि ये बड़ा चार्टर ऑफ इकोनॉमी में शामिल जी, इसको जी। होना चाहिए कि हमने जो बात की थी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह लोकल इन्वेस्टर भी और फॉरेन इन्वेस्टर भी जी, क्यों जी, नहीं जी। आता। हाँ जी। एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क कोई नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क को भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी का हिस्सा होना चाहिए। देखें, प्रैक्टिकली हम सारे पॉलिटिशियंस को टॉक शोज़ में बैठा देखते हैं और वो कह रहे होते हैं हाँ भाई लॉन्ग टर्म होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है ये एक चीज़ बन सकती है। जी, तो जी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी में चले आपके जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कोई भी है आपकी, उस पर आप इख्तलाफ करते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये एक तरह से फ्रीडम है कि वो इख्तलाफ करें, लेकिन इस पे स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं उन पे तो एग्री करें ना आप कि भाई आप चले जी अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन एक फ्रेमवर्क बनाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म हो। जी, जी, जी। या प्राइवेटाइजेशन के हक में बनाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो फिर। तो एक तो ये होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा हम चलते हैं वापस एक चीज़ की तरफ आते हैं, और ये मैं इसे इस तरह कहूँगा कि जैसे कहा जाता है कि सोशलिज्म इज़ एन आइडिया दैट नेवर डाइज। अच्छा, पता नहीं क्यों लोगों के जहनों में ना वो ऐसे होता है कि नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसे हो जाता है, मतलब हमें इतना वो नेचुरल सिंपल लगता है, जी, जी, जबकि लाइफ इतनी नेचुरल इतनी सिंपल नहीं है। ख़ास तौर पर जब लोग बहुत ज़्यादा लोग मिल के रहते हैं उसमें बड़े इश्यूज़ जन्म लेते हैं। तो दो चीज़ें, चलें ज़्यादा नहीं हम ताकि गुफ्तगू ज़्यादा आगे न जाए, मुझे मेरा ख्याल है टाइम भी शायद होने वाला होगा, कि एक तो जो कहा जाता है कि भाई अच्छा इसी उसमें ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है ना, या गवर्नमेंट की कोई एंटिटी एसओई है या कोई भी है, वो भी एफिशिएंट हो सकती है। अच्छा, कैसे एफिशिएंट हो सकती है? दुनिया भर की मिसालें हैं हमारे पास। अगर कहीं है भी तो वो एक छोटे छोटे पीरियड्स आएंगे जी, जब उन पे एक तरह से बहुत ज़्यादा एक सुपरविज़न हो रही होगी, अकाउंटेबिलिटी हो रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लैक्स कर जाती हैं। अच्छा, फिर रूटीन में नहीं आ पाती है एफिशिएंसी। जी, जी। और जो लॉर्ड एक्टन का जो असल जो बात है उसकी, और बड़ी ही ये एक तरह से समझे कि इंसानी फितरत को बयान करती है वो, कि अच्छा बड़ी उसकी जो वर्डिंग है वो है कि ऑल पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जी। अच्छा, अब इससे इसके अंदर ही एक नतीजा भी छुपा हुआ है, एक लेसन भी इसके अंदर मौजूद है, और वो लेसन यही है कम से कम पावर देंगे तो कम से कम करप्शन होगी, कम से कम उस पावर का एब्यूज़ होगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट एफिशिएंट हो सकती है, गवर्नमेंट की एंटिटी एसओई एफिशिएंट हो सकती है, तो हम ये कह रहे हैं उसे आप पावर दें वो एफिशिएंट हो जाएगी, कि कैसे पॉसिबल है? देखिए जी, मैं समझता हूँ एक्चुअली, मैं सपोर्ट तो करता हूँ प्राइवेटाइजेशन को, लेकिन एक तरह से दूसरी साइड भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि एक ग्लोबली एक प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूके का एग्ज़ाम्पल ले लें, जब उनकी ट्रेन सर्विस जो थी वो प्राइवेटाइज हुई, तो फिर ये प्रॉफिट ज़ाहिर है, फिर जितनी भी अच्छी आपकी रेगुलेशन हो, लेकिन प्रॉफिट जो कंसिडरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़ाहिर है जो आपके ऐसे रूट्स हैं, ऐसे जो आपके स्टेशंस हैं जहाँ से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे, तो ये उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वो बंद भी हो जाते हैं। तो जो सिटीजन्स हैं फिर वो पुराने दिन याद करते हैं कि जी जिसमें सर्विस जो थी वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, जो सिर्फ प्रॉफिट का ख्याल नहीं रखा जाता था। तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा वेट है। अब जैसे क्यूबा को देख लें फॉर एग्जांपल, क्यूबा से कुछ लोग आए हुए थे, वहाँ गवर्नमेंट सारा कुछ चला रही है, अब मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल सेक्टर उनका चल रहा है बहुत अच्छा, जो खैर मैं वहाँ गया नहीं हूँ लेकिन सुनने में ही आता है मेडिकल सेक्टर की बात होती है। तो देखें, इसमें थोड़ा सा हमारी जो सिचुएशन है ना वो ये कि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई स्टेट, ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की, कि इंतहा पे आ गई।
तो अब ये कि हमारे पास मे बी आइडियल वर्ल्ड में, मतलब अगर हम 50-60s का सोचें तो कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी जो गवर्नमेंट ठीक ठाक चला लेती, जैसे स्कूल्स ही ले लें। अक्सर आपको लोग मिलते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, और वो दिन याद करते हैं कि जी अच्छी पढ़ाई होती थी, अच्छे हमने वहाँ से स्टार्ट किया और हम आगे जाके हमने बिल्ड किया, अपना करियर बिल्ड किया, और उस पर वो अच्छी फाउंडेशन थी हमारी, वो चीज़ें अच्छी भी थी। लेकिन फिर चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि वो एक्सट्रीम पे चले गई, और फिर एक ये हम एक क्राइसिस में आ गए, और अभी भी हम एक क्राइसिस में हैं जहाँ तक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, वो वर्सन ईयर बाय ईयर वर्स होती जा रही है। तो एक तरह से ये एक क्राइसिस, जैसे सर्जरी नहीं होती जिसमें एक क्राइसिस इंटरवेंशन है, एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि इमीडिएट उसकी फिक्सिंग अप। तो मेरे ख्याल में हमारे पास इसलिए चॉइस नहीं है क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं। लेकिन इसमें भी हमें ये सोचना चाहिए कि क्या वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन में आ जाएं, मैं वहाँ ये डेफिनेटली इस तरह से डिसएग्री तो नहीं, लेकिन मेरा ये व्यू है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और आप ये इस तरह से नहीं देख सकते कि जी सारा का सारा फोकस आप कहें जी प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अगर वो लो इनकम उनको भी सिटीजन्स को एड्रेस कर रहे हैं, और अगर उनकी फ़ी कम भी हो, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे अब जैसे प्राइवेट स्कूल्स तो पंजाब में आपको मिलेंगे, केपी में मिलेंगे, रूरल सिंध में तो प्राइवेट स्कूल्स हैं ही नहीं। अच्छा। और बलूचिस्तान में अब शायद थोड़े हों, लेकिन पहले तो बिल्कुल ही नहीं। तो फिर क्या अगर आप पब्लिक एजुकेशन को बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जी इट्स नॉट वर्थ फोकसिंग, तो क्या जो रूरल सिंध में जो बच्चे हैं और जो रूरल बलूचिस्तान में, क्या वो आप उनका नहीं सोच रहे? तो जाहिर है उनका ऐसा तो नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली स्टेट की भी मतलब हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और कुछ चीज़ें स्टेट को रन करनी चाहिए, और रन हो भी सकती हैं अगर वो फोकस उन पे किया जाए। और लेकिन मोस्टली जैसे एयरलाइंस हैं, जैसे रेलवेज, एनर्जी, ये बड़े कॉम्प्लेक्स सेक्टर्स हैं, ये स्टेट को संभालना ये मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। स्टेट तो मतलब गवर्नेंस ले लें, लॉ देख लें, यही चीज़ें, जस्टिस देख लें, ये चीज़ें नहीं संभलती तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट और भी चीज़ें संभाले? नहीं, जहाँ तक तो एजुकेशन का है ना, तो उसमें तो बड़ी सीधी सी बात है, जैसे आपने बात की ना, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। लेकिन इसमें ये कि जिस एजुकेशन के जिस सेक्टर को गवर्नमेंट ने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है, और वही सेक्टर है असल में वो प्राइमरी जी बिल्कुल एजुकेशन, सबसे ज़रूरी वही है। एजुकेशन बिल्कुल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, और बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना वहाँ से आप बेस बनती है बच्चे की, और वो इंतहाई क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए वहाँ पे। और हमने उसको बिल्कुल निगलेक्ट करके वो जाके हायर एजुकेशन पे, समझे यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने जाके कहा जी चलो जी ये बना दो, पैसे दे दो, HEC बन गया, ये हो गया, वो हो गया। जबकि मैं समझता हूँ कि असल जो तवज्जो है और असल जो फंड्स गवर्नमेंट को देने हैं, जहाँ पैसा लगाना है, ये इन्वेस्टमेंट होगी। एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट कहा भी जाता है, तो वो प्राइमरी लेवल है। बिल्कुल। देखिए ना, जब बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की बिल्डिंग है, जो उन्हें चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं, वो एक उनके अंदर उनकी शख्सियत को वो डैमेज भी कर सकती है चीज़, और उनकी शख्सियत को बना भी सकती है, उनमें एक ऑनर भी पैदा कर सकती है, और अपने मुल्क के साथ एक समझे ताल्लुक़ भी पैदा कर सकती है उसमें। अच्छा, एक तो ये बात जो आपने की कि इसका मतलब है कि एफिशिएंसी गवर्नमेंट कुछ चीज़ों में एफिशिएंट हो सकती है। अच्छा, लेकिन मैं आपने जो बात की थी ना, मैं थोड़ा सा इससे फिर वही बात है कि ये जो है प्रॉफिट कंसिडरेशन जो है, असल में तो अगर गवर्नमेंट अपना सुपरवाइजरी रोल सही तौर पे अदा कर रही हो, तो प्रॉफिट कंसिडरेशन जो है वो कस्टमर सर्विस के साथ जुड़ जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ जुड़ जाती है। ठीक है ना, अगर कस्टमर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो प्रॉफिट सीधी सी बात है नीचे जाता जाएगा। लेकिन उसमें ये कि गवर्नमेंट का रोल चाहिए कि कोई सुपरवाइज कर रहा हो, क्योंकि एक चीज़ बड़ी हमारी जिस चीज़ को हमारे यहाँ उस पर ज़्यादा उसको छोड़ दिया जाता है वो कि कोई भी बिजनेस है वो ऑर्गेनाइज्ड है, छोटी सी भी अगर कोई एक एंटिटी है, प्राइवेट एंटिटी है, वो ऑर्गेनाइज्ड है। जबकि कस्टमर जो हैं उसकी जो सर्विसेज ले रहे हैं वो लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं।
अच्छा, ओवरऑल भी यही है पाकिस्तान जी। में, बड़े इदारे भी जितने, चाहे वो जी, सरकारी यहाँ इदारे हैं तो चाहे वो बहुत प्राइवेट ऐसे इदारे हैं, होना तो ये चाहिए कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, लेकिन नहीं कर रही होती हैं। और यही वाला समझे हेर फेर के बाद फिर उस पर आ जाती है अब प्राइवेटाइजेशन वाला जो मसला है। जी जी। लोगों को अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन द ट्रू सेंस रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये इशू आज हम बैठे यहाँ डिस्कस ना कर रहे होते। जी जी जी। अच्छा, एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, 2 एग्जांपल्स जी कि जी देखें प्राइवेट सेक्टर में भी थिंकिंग थोड़ी चेंज हुई है। पहले ये होता था कि जी प्राइवेट जब पढ़ जैसे स्कूल में या यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे कि जी जो कंपनी है उसका जी वन एंड ओनली जो पर्पस है वो है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू, ठीक है ना जी। अब ये थिंकिंग है कि जी दैट मे स्टिल बी द मतलब सबसे हाई प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव यही हो, लेकिन फिर स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना और दूसरी सोशल वैल्यूज़ को भी का भी ख्याल रखना, कम्युनिटी, ये भी कंपनी की के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल किया हो गया, ठीक है ना जी। हाँ जी, तो वो प्राइवेट सेक्टर भी चेंज हो रहा है। तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है तो गवर्नमेंट भी बेहतर ये कर सकती है। दूसरी चीज़ ये कि इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, एक पूरा सेक्टर ऐसा आ गया है जो कहता है कि जी हम बिल्कुल ऑपरेट करेंगे just like the traditional private sector, लेकिन हमारे टारगेट्स मुख्तलिफ होंगे। सोशल टारगेट्स भी हो सकते हैं कि जी अगर हम एजुकेशन में हैं तो जी कितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने रिड्यूस करने हैं, ट्रेनिंग कितनी बेहतर होनी है, ये सारे टारगेट्स, और हम अपने आप को मेजर करेंगे अगेंस्ट दीज टारगेट्स। तो अब देखें दुनिया बदल रही है, अब प्राइवेट सेक्टर भी चेंज हो रहा है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट फंड्स भी चेंज हो रहे हैं। तो कोई वजह नहीं है। दो मैं समझता हूँ कि एक तो गवर्नमेंट जो हैं वो मतलब चेंज नहीं हो रही, नॉट इनफ, और दूसरा यूनिवर्सिटीज़ के जी, और यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल ही जैसे डायनासोर्स की तरह लोग जी कम जा रहे हैं, और वो जो लोग हैं वो या तो सेल्फ अपने आप को खुद सिखा रहे हैं या ऑनलाइन कोर्सेज से सीख रहे हैं जी। तो हमें ये सब कुछ सही करना है, लेकिन ये एक यूथ कि जी 70% लेस देन 30 इयर्स, ये हमारा एक ट्रम्प कार्ड है, लेकिन ये जाहिर है ये डबल एज सॉर्ड है। अगर हम सही तरह मोटिवेट इनको सपोर्ट नहीं किया तो फिर वही हमारे लिए एक चैलेंज भी हो सकता है। सही, लेकिन ये हमारा एक ट्रम्प कार्ड है। अच्छा, बाज़ औक़ात मैं सोचता रहा हूँ इस चीज़ पे भी, और एक वो जो तसव्वुर हमारे जहन में बनते हैं ना कि भाई एक चीज़ प्राइवेटाइज होगी, जैसे बैंक प्राइवेटाइज हुई पाकिस्तान में, पूरा बैंकिंग सेक्टर समझे एक तरह से हो गया। अच्छा, लेकिन वो बैंक्स की सर्विसेज उतनी बेहतर नहीं हुई, कदरे बेहतर हुई, लेकिन उतनी बेहतर नहीं हुई। और फिर वो जो बात आपने की थी ना 60s में कि एफिशिएंसी थी, तो लेकिन उस वक्त वो प्राइवेट बैंक थे और वो बहुत ज़्यादा बेहतर थे। फिर वो नेशनलाइज हो गए, फिर जब वो दोबारा डी नेशनलाइज हुए, फिर समझे कि और जो बैंक गवर्नमेंट के थे वो प्राइवेटाइज हुए, तो वो चीज़ आई नहीं जो आनी चाहिए थी, जितनी सर्विसेज बेहतर होनी चाहिए थी। अच्छा, मैं सोचता रहा एक चीज़ के बैंक का एक देखें, ये क्लासिक एग्जांपल है बैंक्स, ये प्राइवेटाइज तो हो गए, मॉडर्नाइज हो गए, लेकिन जो उनका पर्पस है कि जी डिसइंटरमीडिएशन के पैसे जहाँ आपको मिल रहे हैं वहाँ से लें और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाएं, वो बैंक्स नहीं कर रहे। लेकिन इसकी फॉल्ट मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट द बैंक्स, इट्स द रेगुलेटर। स्टेट बैंक ने, ठीक है ना जी, ये स्लीपिंग ऑन द वॉच वाली चीज़ है कि स्टेट बैंक हमारा सो गया बहुत डेकेड्स के लिए कि जी ये जो बिजनेस को जो पैसे चाहिए वो बैंक्स से मिल नहीं रहे, इंडिविजुअल्स को जो चाहिए स्मॉल बिजनेस को तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है ना जी, और गवर्नमेंट को सारे पैसे मिल रहे हैं, और वो बड़े आराम से जो बैंक्स हैं जो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, वो यही वजह है कि वो अपना काम ही नहीं कर रहे। लेकिन ये फॉल्ट बैंक्स की नहीं है, जाहिर है अगर बैंक्स को एक इजी वे ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स है तो वो क्यों ना करें, बिल्कुल सही है, ठीक है ना जी। तो ये हमारा रेगुलेटर की फॉल्ट है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। स्टेट बैंक जो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है, आपने ज़्यादा खूबसूरती से कहा, जो काम नहीं करना चाहिए था उसकी तरफ लगाया, अभी भी टाइम है कि उठ जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, वो इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं, और ना। अच्छा, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था ना कि बैंक्स जो हैं लोगों के लिए मतलब वहाँ पे सर्विसेज नहीं मिली, फिर भी देखें ना बैंक अकाउंट खुलवाना अभी भी कितना मुश्किल है। ये होना चाहिए भला, जिस आदमी के पास शनाख्ती कार्ड है
वो गया है और अकाउंट खुल जाना चाहिए, खुद ब खुद अब ये खुल है जाना कि वो चाहिए। डिजिटल वॉलेट्स, ये जो जी, मोबाइल हाँ जी, फ़ोन के अब थोड़ा ये चीज़ें बेहतर कर रही हैं वो चीज़ें, नहीं, लेकिन देखिए फिर ना, भी बैंक्स वाले मुझे अभी टोटल पिछले साल या 2 साल की, जब वो शमशाद अख्तर गवर्नर थे स्टेट बैंक की, तो अच्छा गवर्नर हैं स्टेट बैंक की, मैं वो ख्वाब खरगोश को आप जोड़िएगा ज़रा इसके साथ में, तो वो गवर्नर स्टेट बैंक की कह रही है मुझे 1 साल हो गया मेरा अकाउंट नहीं खुल सका। अच्छा तो ये आप बाकी आप वो बड़ी अंदाज़ा लगा सक्सेसफुल, लें। बहुत सी चीज़ें उन्होंने की भी। जी, मैं उनको डिफेंड थोड़ा इस तरह से करूंगा कि बहुत सारी उन्होंने चीज़ें की, लेकिन सही भी है कि अभी भी बहुत सारा है जो नहीं, वो करना है। चीज़ें की होगी, मैं सिर्फ आजकल जो है ना हालात, उससे बहुत बेहतर हालात थे उस टाइम पे जब वो थी, जब थी वो, नहीं, लेकिन और देखिए जो उन्होंने लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी नहीं है बेहतर। मैं बैंक आजकल तो बिल्कुल नहीं, बैंकों का तो बहुत बुरा हाल है ना, हमारे वो तो सेक्टर वो जो है, इससे उनको खुद सोच लेना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी सोई हुई है, हुकूमत सोई हुई है, मैं मतलब सिटीजन्स भी सोए हुए हैं, एक वो कहता हूँ जी, ख्वाब महल बना हुआ है जिसमें सब सोए हुए, नहीं सिटीजन नहीं सोए हुए, वो तो बेचारे रातों को नींद नहीं पूरी होती उनकी। अगर ये ख्वाब इस्तराहत या ख्वाब महल में है ना सारे, ठीक है, तो दूसरों को कुछ नहीं मिल रहा है। एक तो है ना जी जो सर्वाइवल, जिनकी जो हमारा लो इनकम, वो तो उन पे तो बहुत बड़ा बोझ है उनके लिए तो बहुत, लेकिन एक जो कैटेगरी है ना जी, जो आप मिडिल इनकम ग्रुप से कह लें या अपर मिडिल, तो वो ना जी वो इंडिविजुअल अपना बेनिफिट और सेफ्टी देख रहे हैं और कम्युनिटी और मुल्क का कम देख रहे हैं, और ये पता नहीं एक उनका भी फॉल्ट नहीं है कि उन्होंने देखा है एक किस्म की तरबियत और उनको वैसी मिली है, लेकिन ये इस चीज़ को रिवर्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल पे अगर वो देखते रहे तो फिर जाहिर है कि मुल्क किस तरह से बैंक्स ना एक बड़ी प्राइवेटाइज हो भी गए, लेकिन मैं देखता हूँ, जाना होता है मेरा, जी। और जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग नहीं हैं हमारे, आम पढ़े लिखे कारोबारी हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा होता है वही मुझे सरकारी दफ्तर याद आ जाते हैं। मैंने एक दफ़ा कहा भी बैंक वालों को ना, वो पता नहीं क्या ये करें जी, वो कागज़ लाएं, यहाँ दस्तखत करें। मैंने कहा भाई ये बैंक है, या बैंक को एजी ऑफिस बना दिया आपने। आप कि नेशनल बैंक ब्रांच में आप चले जाएं तो उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, जिस वो सदी में वो है। अच्छा, जो बाद में कहना चाह रहा था, जहाँ हम अब ख़त्म करते हैं अपनी गुफ्तगू को, अपने मुकालमे को, वो थी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। जितना केयरलेस हमारा पब्लिक सेक्टर था और अभी भी है, उतना ही केयरलेस प्राइवेट सेक्टर था, लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर का साइज़ बढ़ रहा है, जैसे आपने भी एक तरह से एविडेंस दी उसकी, उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है, कुछ ना कुछ समझें उनका जो वो थोड़ा सा कोई ज़मीर जाग रहा है कि वो अपने कस्टमर को भी हम एड्रेस कर लें, उनकी को सेटिस्फेक्शन का भी ख्याल कर लें। तो यही बात है कि प्राइवेटाइजेशन जितनी तेज़ी से होगी, प्राइवेट सेक्टर का साइज़ उतनी तेज़ी से बढ़ेगा, कंपटीशन होगा, और कंपटीशन के नतीजे में जो गुड्स और सर्विसेज हो सकती हैं वो लोगों तक आसानी के साथ पहुंच सकेंगे, और उससे पूरे हमारा जो एक बिज़नेस एनवायरनमेंट भी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी है, उसमें बेहतरी आएगी, और हम मजमूई तौर पे लोग जो हैं खुशहाली की तरफ जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं एक लास्ट चीज़ मैं कह दूँ जी, वो ये कि जी प्राइवेट सेक्टर के बारे में मैं ये मेरा एक थिंकिंग पहले भी थी, कोई 10 साल पहले भी, आजकल भी मैं समझता हूँ कि जी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर और न्यू प्राइवेट सेक्टर, जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर वो लार्ज साइज कंपनीज जो कि रेंट सीकिंग, वो उनको हैंडआउट्स मिल रहे हैं, रेंट सीकिंग वो कर रहे हैं, ठीक है ना जी, तो वो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर। न्यू प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी टेलीकॉम कंपनी जो हैं वो एक compete करना चाह रही है मेरिट पे। अब ज़रूरत ये है कि न्यू प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर को साइड पे वो हों, क्योंकि उनका टाइम अब वो नहीं रहा। मोइन साहब, आपने ना बड़ी ज़बरदस्त क्लासिफिकेशन की है, ये हमें बिल्कुल इसे सपोर्ट करना है, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है इसके पीछे ना। तो चलें इस पे हम मोइन साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छा हमारा मुकालमा रहा मेरा, और हमारा जो हमारे सामईन हैं, जो ऑडियंस हैं, वो भी जो गुफ्तगू हमारी है, यकीनन उससे प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है पाकिस्तान में, या अमल जो बहुत सुस्त रॉ है, तो उसमें तेज़ी क्यों नहीं आ रही, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें उनके सामने भी आई होंगी। तो इसके साथ ही हम आज का अपना ये जो हमारी प्राइम इंस्टीट्यूट की वीडियो सीरीज़ है मुकालमा सबके साथ, उसको ख़त्म करते हैं। शुक्रिया जी।